Hello friends and welcome to the Exams Made Simple and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 20th of April 2020. तो 20 अप्रैल 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. Before we start, those who want to get the current affairs PDF, they can get that from the links given in the description comment section below. Those who want to join the TEMS portal, they can join us by the links given in the description comment section below. और नीचे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं if you want to solve some good questions throughout the day. So let's start with the questions first जिनके आंसर्स आपको करने हैं. पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटी. तो इंडियन पॉलिटी के डेमोक्रेटिक कैरेक्टर के इनमें से कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि इंडियन पॉलिटी के डेमोक्रेटिक कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. पहला यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सेकेंड है पीरियोडिक इलेक्शंस, थर्ड है रूल ऑफ लॉ, फोर्थ इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. आपको अब सेलेक्ट करना है इनमें से करेक्ट कोड सेलेक्ट करना है 1 2 3 2 3 4 1 3 4 या 1 2 3 4. एक एक करके अपन देखते हैं. अब देखो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर्स का मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें डेमोक्रेसी को प्रमोट करती है इंडिया में, ये चुनना था आपको. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है वो वोट करने का अधिकारी है. तो क्या ये चीज़ डेमोक्रेसी को प्रमोट करती है? तो हाँ, बिल्कुल ये चीज़ डेमोक्रेसी को प्रमोट करती है, तो 1 होगा. पीरियोडिक इलेक्शंस, क्या इलेक्शंस डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं? तो बिल्कुल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं इलेक्शंस, तो दूसरा भी होगा. तीसरा है आपका रूल ऑफ लॉ. तो क्या रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है? तो यस, रूल ऑफ लॉ प्रमोट्स डेमोक्रेसी, तीसरा भी होगा. एंड चौथा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. क्या जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ये डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है? तो बिल्कुल ये भी चीज़ डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं. तो 1 2 3 4 डी विल बी द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. द सैलरी अलाउंसेस एंड अदर सर्विस कंडीशंस ऑफ द इंफॉर्मेशन कमिश्नर आर सिमिलर टू दोज ऑफ इलेक्शन कमिश्नर. तो क्या जो इंफॉर्मेशन कमीशन की सैलरी एंड अलाउंसेस हैं वो सिमिलर होती हैं टू दोज ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स? पहला स्टेटमेंट. दूसरा है इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर द सेम पोस्ट. क्या इंफॉर्मेशन कमिश्नर नॉट एलिजिबल होता है रीअपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पोस्ट? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नन. डी नन होगा क्योंकि दोनों स्टेटमेंट गलत है. रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल भी रहता है, ये गलत हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. वो क्वेश्चन ऐसे इंक्लूड नहीं करना था मुझे, बट नाउ आई इंक्लूडेड दैट क्वेश्चन ऑल्सो. चलो इस क्वेश्चन कर लेते हैं. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला है प्रेसिडेंट मस्ट कंसल्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट वाइल अपॉइंटिंग द गवर्नर. प्रेसिडेंट मस्ट कंसल्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट वाइल अपॉइंटिंग द गवर्नर. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इलेक्शन कमीशन कैन टेक सुओ मोटो डिसीजन टू डिस्क्वालीफाई अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो क्या प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना जरूरी है चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट में गवर्नर के साथ? दूसरा स्टेटमेंट है इलेक्शन कमीशन कैन टेक सुओ मोटो मतलब ऑन इट्स ओन डिसीजन टू डिस्क्वालीफाई द मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट. तो दोनों स्टेटमेंट ही गलत है यहाँ पे. अब यहाँ पे देखो स्टेटमेंट लिखा था प्रेसिडेंट मस्ट कंसल्ट, तो इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट मे कंसल्ट द चीफ मिनिस्टर. ऐसा नहीं होता कि मस्ट कंसल्ट, जरूरी नहीं है कंसल्ट करना, लेकिन इट ही मे कंसल्ट द वो कंसल्ट कर सकता है चीफ मिनिस्टर के साथ वाइल अपॉइंटिंग द गवर्नर. फिर दूसरा स्टेटमेंट गलत है, सुओ मोटो डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, रादर दे एडवाइस द प्रेसिडेंट, एडवाइस करते हैं वो. तीसरा क्वेश्चन है जो अब सेकंड क्वेश्चन जो था उसको इग्नोर कर सकते हैं, है ना, जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन वाला क्वेश्चन था उसको इग्नोर कर सकते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिपब्लिक. एक रिपब्लिक के बारे में स्टेटमेंट दिए हुए हैं तो आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत. इन अ रिपब्लिक द हेड ऑफ द स्टेट इज ओनली इलेक्टेड डायरेक्टली. इन अ रिपब्लिक द हेड ऑफ द स्टेट इज ओनली इलेक्टेड डायरेक्टली. सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है इट मींस वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन द पीपल. थर्ड है एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास. तो रिपब्लिक का मतलब इनमें से क्या क्या है? तो ऑप्शन है 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 या 1 2 and 3. तो एक एक करके देखते हैं. तो इन अ रिपब्लिक द हेड ऑफ द स्टेट इज ओनली इलेक्टेड डायरेक्टली, ये स्टेटमेंट गलत है. क्यों? क्योंकि रिपब्लिक में हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है, बट इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से हो सकता है. मेन कंडीशन रिपब्लिक की ये है कि हेड ऑफ द स्टेट शुड बी इलेक्टेड हेड होना चाहिए, ना कि दूसरे तरीके से, ठीक है ना. इलेक्टेड होना चाहिए, अब चाहे डायरेक्टली हो रहा हो चाहे इनडायरेक्टली हो रहा हो. दूसरा जो स्टेटमेंट है इट मींस वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन द पीपल. तो यस, इट इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ रिपब्लिक. रिपब्लिक में एक फीचर ये भी होता है कि जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी होती है वो लोगों के हाथ में रहती है, तो ये भी सही है. तो दूसरा सही है. तीसरा है एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास. तो यस, इट इज ऑल्सो द फीचर ऑफ रिपब्लिक, देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास. तो इसका आंसर हो जाएगा 2 and 3, सी विल बी द आंसर, है ना. तो वही चीज यहाँ पे सोल्यूशन मिली. सो दीज वर द 3 क्वेश्चंस और 4 क्वेश्चंस टू बी प्रिसाइज इन फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चंस, आपको समझ में आ गया होगा एंड काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा. आगे मूव करते हैं मैप ऑफ द डे में. तो मैप ऑफ द डे में जो आज मैं मैप आपको दिखाऊंगा वो है सेंट्रल एशिया पार्ट का. कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि सेंट्रल एशिया रीजन में आती हैं और
उनकी लोकेशन किस तरीके से। सेंट्रल एशिया में बेसिकली ये कुछ मेन कंट्रीज आती हैं, है ना, कई बार आपने इनके बारे में सुना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ी कंट्री उनमें से वो है यहाँ पे कजाकिस्तान, आपको दिख रही है कजाकिस्तान सबसे बड़ी है सेंट्रल एशियन कंट्री में, ये देखो कजाकिस्तान है यहाँ पे। फिर कजाकिस्तान से जो बॉर्डर शेयर करता है वो ऊपर देखो रशिया शेयर कर रहा है कजाकिस्तान से। इधर साइड आपका कैस्पियन सी को भी टच करता है कजाकिस्तान, है ना। बस अपने को पूरा रीजन डिटेल में देखना है। देखो मेन एम क्या है मैप का, कि आपको हर रीजन एक एक करके देख लेना है, आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है ना। अब यहाँ पे इन्होंने इंडिया का मैप थोड़ा गड़बड़ बनाया है, ओके। सो ऐसा नहीं, इंडिया अपना पूरा है, इन्होंने पीओके को उसको किया, तो अपन इसको ये कर लेते हैं, है ना, पूरा हमारा इंडिया वाला पार्ट पूरा रहेगा, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल इस तरीके के। इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा गलत करती है हमारे साथ। इंटरनेशनली आप कोई भी मैप अगर उठा के देखेंगे तो वो बहुत ही गलत तरीके से इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी ये शिकायत भी हमको करनी चाहिए गवर्नमेंट को, अपने गवर्नमेंट को ये चीज़ कहना चाहिए कि जब वो पीओके वाला रीजन है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन है, तो फिर आप उसको उनमें क्यों शो करते हो। सो दैट इज़ द बिग क्वेश्चन, ओके। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इसका जवाब देना चाहिए, एंड दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। सो यहाँ पे हम फोकस करते हैं सेंट्रल एशिया में। कजाकिस्तान आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा, कजाकिस्तान वाला रीजन है ये, और वो बॉर्डर शेयर कर रहा है, देखो ये नीचे किर्गिस्तान से शेयर कर रहा है, देन यहाँ पे आपका उज्बेकिस्तान से शेयर कर रहा है, ठीक है ना। कजाकिस्तान यहाँ पे उज्बेकिस्तान से, ये किर्गिस्तान से शेयर कर रहा है, देन ये आपका रशिया वाला पोर्शन है, ये रशिया आ गया, ठीक है ना। तो इधर आपका रशिया आ गया, और इधर कैस्पियन सी को भी टच करता है। अब नीचे यहाँ पे आपका जो उज्बेकिस्तान है वो यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान को देखो टच कर रहा है, ये तुर्कमेनिस्तान हो गया, और यहाँ जो किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान है और वो तजिकिस्तान को टच कर रहे हैं, तो ये तजिकिस्तान हो गया। चाइना जो है वो आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और यहाँ पे अफ़गानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान सबको टच करता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान और यहाँ पे ईरान देखो यहाँ पे टच कर रहा है, ईरान हो गया, ईरान की इधर साइड इराक हो गया, फिर यहाँ पे पर्शियन गल्फ़ आती है, ओके। यहाँ पे ये भी याद रखना कि फिर वो पर्शियन गल्फ़ आएगी, देन पर्शियन गल्फ़ की इधर साइड कुवैत आपको दिख रहा होगा, ओके। कैस्पियन सी को मैंने आपको याद करने की कंट्रीज़ की ट्रिक बताई थी, कैस्पियन सी को कौन कौन सी कंट्रीज़ टच करती है, तो तारीख मैंने बताया था, ओके, तारिक बताया था ना। तो तारिक से टी था फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए से अज़रबैजान, आर से रशिया, आई से ईरान और के से कजाकिस्तान। तो ये यही कंट्रीज़ हैं जो कि टच करती हैं तारिक, ओके। तारिक या कृति दोनों में से कोई भी याद रखिएगा, तारिक या कृति, कृति भी आप याद रख सकते हैं, की KRATI। तो टी इज़ फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए इज़ फॉर अज़रबैजान, आर इज़ फॉर रशिया, टी इज़ फॉर नहीं, आई इज़ फॉर ईरान एंड के इज़ फॉर कजाकिस्तान, ठीक है ना। तो ये कंट्रीज़ है जो कि कैस्पियन सी को टच करती हैं। और ये कुछ मैप था जो कि सेंट्रल एशिया रीजन का था। कजाकिस्तान सबसे ऊपर है, यहाँ पे दिख रहा होगा, उसके ऊपर रशिया है टच करता है, फिर नीचे यहाँ पे किर्गिस्तान टच करता है कजाकिस्तान को, किर्गिस्तान टच करता है आपका उज्बेकिस्तान को भी टच करता है, और किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के जस्ट नीचे आपका तजिकिस्तान है, लेकिन कजाकिस्तान तजिकिस्तान को टच नहीं करता है। ये भी याद रखिएगा कि तजिकिस्तान उज्बेकिस्तान को तो टच करता है तजिकिस्तान, लेकिन कजाकिस्तान को टच नहीं करता है। चाइना आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, इंडिया, इन सबको, पाकिस्तान को भी टच करता है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तुर्कमेनिस्तान आपका उज्बेकिस्तान को, अफ़गानिस्तान को और ईरान को, इनको टच करता है, और कजाकिस्तान को टच करता है, ठीक है ना। कैस्पियन सी को भी तुर्कमेनिस्तान ही टच करता है। तो कैस्पियन सी को इन सारी कंट्रीज़ में से तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान टच कर रही है, ठीक है ना, बाकी कोई नहीं कर रही। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान कैस्पियन सी को टच कर रही है, ठीक है। तो these were the things which are important from this map. I hope you got clarity regarding the Central Asian region, एक बार याद रखिएगा। अब हम एक न्यूज़ कल के न्यूज़पेपर में थी, मैं आपको एक बार वो बताना चाहता हूँ। एक वन न्यूज़ वॉज देयर, न्यूज़ आइटम वॉज देयर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम था। आई डोंट नो, मतलब कल शायद संडे का दिन था, इसलिए मैं भी थोड़ा स्लैक कर गया एंड आई मिस दिस न्यूज़ आइटम। बट थैंक्स टू वन ऑफ द स्टूडेंट, आई थिंक नेम वॉज प्राची चौहान, शी सेंट मी दिस न्यूज़ आइटम एंड आई, मतलब जब मुझे पढ़ा तो मैंने लगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है एंड दैट शुड बी डिस्कस। सो चलो कल नहीं तो आज से ही हम वी विल डिस्कस दिस। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है कि 106 आइटम्स लिस्ट एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैज़ बिन ड्राफ्टेड एज पर यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री। तो कल्चर मिनिस्ट्री ने 106 आइटम्स की लिस्ट निकाली है जो कि इंटेंजिबल कल्चरल आर्ट फॉर्म के लिए इंडिया में शामिल किए जाएंगे। अब आप सबको पता है कि हमारे यहाँ के 13 ट्रेडिशंस ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज किए जा चुके हैं, जैसे कि रामलीला हो गया, आपका कुंभ हो गया, नौरोज़ हो गया, है ना, कुंभ हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई।
और कलबेलिया हो गया, कलबेलिया राजस्थान का है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी यूनेस्को के कल्चर हेरिटेज आर्ट्स में इंक्लूडेड है। अब बेसिकली 106 आइटम्स को लिस्ट करने का कारण क्या है, यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री चाहती है कि हमारे यहाँ का जो आर्ट है वो एक तो रिवाइव हो, दूसरा कि वर्ल्ड लेवल पे हम एक जो सॉफ्ट पावर होती है, सॉफ्ट पावर क्या होता है, इन्हीं चीज़ों से रिप्रेजेंटेड रहती है। सॉफ्ट पावर जो होता है आपका कल्चर, आर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सारी चीज़ों से ही आपका सॉफ्ट पावर बनता है। तो हमें सॉफ्ट पावर की तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना है, ये भी एक रीज़न है। सॉरी। 2003 में यूनेस्को कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इसने 5 अलग अलग कैटेगरीज लिस्ट की थी, 5 कैटेगरीज बनाई थी 2003 में। यूनेस्को कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, मतलब इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कन्वेंशन हुई थी 2003 में यूनेस्को की, उसमें लिस्ट में दी गई थी 5 अलग अलग चीज़ों की, 5 कैटेगरीज की। एक था ओरल ट्रेडिशन, ओरल ट्रेडिशन मतलब मुंह से बोलने वाले कोई ऐसा ट्रेडिशन हो जो आपके यहाँ चल रहा हो। दूसरा परफॉर्मिंग आर्ट, या परफॉर्म कर रहे हो, जैसे डांसेस हो गया, कुछ मार्शल आर्ट टाइप का हो गया। देन सोशल प्रैक्टिस, कोई सोशल प्रैक्टिस हो रही हो, कोई नॉलेज एंड प्रैक्टिस रिलेटेड टू नेचर एंड टू नेचर, कोई ऐसी प्रैक्टिस हो जो नेचर से रिलेटेड हो, एंड ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप, या फिर कोई ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप कोई चीज़ हो, तो फिर इन सारी चीज़ों को आप इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज आर्ट लिस्ट में इंक्लूड करते हो। अब इस न्यूज़ आइटम में बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया, जैसे कि सबसे पहले अभी जो 106 लिस्ट आई उसमें कव्वाली को इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना। एंड म्यूजिक ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट इन द कंट्री, हमारी कंट्री का सबसे पुराना इंस्ट्रूमेंट है वीणा जिसको है, वो भी इंक्लूड किया गया है। इसके पहले कुंभ मेला, रामलीला ट्रेडिशंस ऑलरेडी इंक्लूडेड था, कुंभ और रामलीला ट्रेडिशन ऑलरेडी इंक्लूडेड था, वो इनफैक्ट यूनेस्को के जो 13 इंडिया की तरफ से हैं उनमें भी इंक्लूडेड है, ठीक है ना, ये भी याद रख सकते हैं। देन अब यहाँ पे कुछ नई चीज़ें हैं जो कि मैं बताना चाहता हूँ, जैसे पचोटी। व्हाट इज दिस पचोटी? इट इज अ फोक फेस्टिवल ऑफ असम, असम का फोक फेस्टिवल है पचोटी, वेयर द बर्थ ऑफ अ बेबी, पर्टिकुलरली मेल इन्फेंट एज द ट्रेडिशन रिलेट्स टू द बर्थ ऑफ कृष्णा। तो पचोटी असम में होता है, ये फोक फेस्टिवल है वहाँ पे, जहाँ बर्थ ऑफ अ बेबी, जहाँ वहाँ अगर कोई मेल इन्फेंट अगर बर्थ लेता है तो उसको रिलेट किया जाता है फ्रॉम द बर्थ ऑफ कृष्णा, असम में पचोटी। दिस इज अ इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन, याद रखिएगा, है ना। देन ओरल ट्रेडिशन ऑफ द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का ओरल ट्रेडिशन है जिसको किन्नर कंठ गीत कहते हैं, किन्नर कंठ गीत कहते हैं, ये भी इंक्लूड किया गया है। देन अमीर खुसरो के कंपोजिशंस को इंक्लूड किया गया है फ्रॉम द एंट्रीज फ्रॉम दिल्ली। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का जो गीत था ओरल ट्रेडिशन, उसको किन्नर कंठ गीत कहते हैं। इसके अलावा जो आपका फोक फेस्टिवल था पचोटी असम से, वहाँ पे बर्थ ऑफ अ बेबी स्पेशली मेल इन्फेंट को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है एज द बर्थ ऑफ कृष्णा, ठीक है, किन्नर कंठ गीत याद रखिएगा। देन गुजरात का पटोला सिल्क टेक्सटाइल, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पटोला सिल्क टेक्सटाइल कहाँ से रिलेटेड है, तो ये गुजरात से रिलेटेड है। कोई आपसे पूछता है किन्नर कंठ गीत किस कम्युनिटी से रिलेटेड है, तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से रिलेटेड है। कोई आपसे अगर पूछता है कि पचोटी कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो असम में पचोटी किस तरीके का फेस्टिवल है, ये बता सकते हो आप। पटोला सिल्क गुजरात का है, इसमें क्या होता है, टेक्सटाइल फ्रॉम पाटन विद इट्स ज्योमेट्रिक एंड फिगरेटिव पैटर्न, ओके, ज्योमेट्रिक एंड फिगरेटिव पैटर्न इसमें रहते हैं, इंक्लूडेड रहते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ टाइंग अ टर्बन ऑन द सोफा, ओके, ये राजस्थान में होता है, प्रैक्टिस ऑफ टाइंग अ टर्बन ऑन सोफा, तो एक पगड़ी उसमें सोफा सॉरी आई सेड सोफा, सफ़ा, ओके ओके, तो द प्रैक्टिस ऑफ टाइंग अ टर्बन और सफ़ा अक्रॉस राजस्थान वॉज इंक्लूडेड, सो सॉरी, ओके, तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। देन जम्मू कश्मीर से कलम बफ्त, ओके, तो कलाम बफ्त घराना होता है वहाँ पे सूफियाना म्यूज़िक का, बुदगाम डिस्ट्रिक्ट लद्दाख का है, तो वो भी इंक्लूड किया गया है। कलाम बफ्त और कलाम भट्ट, उसको कलाम भट्ट भी बोलते हैं या कलाम बफ्त बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर से है कलाम भट्ट और कलाम बफ्त, ये घराना ऑफ सूफियाना म्यूज़िक है ना, तो वो याद रखना है। टर्बन और सफ़ा याद रखना है, ठीक है ना, सोफ़ा आई सेड, सो थोड़ा बहुत मिस्टेक ऐसे चल जाती है, ठीक है। देन आप यहाँ पे बुद्धिस्ट चैंटिंग अक्रॉस लेह एंड करगिल डिस्ट्रिक्ट, तो बुद्धिस्ट चैंटिंग जो होती है लेह करगिल डिस्ट्रिक्ट के अक्रॉस वो भी इंक्लूड किया गया। देन मेकिंग ऑफ खोर, एक खोर नाम की चीज़ होती है जिसको राइस बियर कहते हैं, ये मणिपुर में होता है। खोर इज राइस बियर, राइस बियर कहाँ पे है, ये मणिपुर का है, ठीक है ना। तो काफ़ी देखो नई चीज़ हमको सीखने को मिल रही है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा जो इंपॉर्टेंट है वो पचोटी असम में देखा, जिसको बेबी बर्थ जो होता है उसको कृष्णा के बर्थ के साथ रिलेट किया जाता है। देन हमने
हमें यहाँ पे किन्नर कंठगीत के बारे में जाना, गुजरात के पटोला सिल्क टेक्सटाइल देखा जो पाटन से बनता है, देन प्रैक्टिस ऑफ टाइंग अ टर्बन और सफ़ा, ये राजस्थान की प्रैक्टिस है, जम्मू कश्मीर में कलाम बफ्त कलाम भट्ट हमने घराना ऑफ सूफियाना म्यूजिक देखा, देन उसके बाद हमने बुद्धिस्ट चैंटिंग लेह एंड करगिल डिस्ट्रिक्ट में देखी, देन खोर, खोर इज द राइस बियर बाय द तंगखुल कम्युनिटी, एक तंगखुल कम्युनिटी नाम की कम्युनिटी है वहाँ पे मणिपुर में, तंगखुल कम्युनिटी मणिपुर में राइस बियर बनाती है जिसको खोर कहते हैं, ठीक है ना, ये भी इंक्लूड किया गया है इसमें, ठीक है ना। केरला का मार्शल आर्ट फॉर्म है कलरी पयत्तू, केरला का मार्शल आर्ट फॉर्म है कलरी पयत्तू। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है, वैसे कलरी पयत्तू क्या है, तो कलरी पयत्तू इज द ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म फ्रॉम केरला, केरला का है कलरी पयत्तू, ओके, इसको भी इंक्लूड किया गया है। देन इसके बाद प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग डिजाइंस एट द एंट्रेंस ऑफ होम्स एंड टेम्पल्स कॉल्ड कोलम इन केरला, तो कोलम नाम की चीज़ होती है जिसको कि मतलब कि जब घर में आप इंटर करते हो, जो घरों का एंट्रेंस होता है या टेम्पल्स का एंट्रेंस होता है, वहाँ पे क्या होता है, बहुत अच्छी सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाते हैं केरला में, तो इसको कोलम कहते हैं, केरला में होता है ये चीज़, ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस बनाते हैं एंट्रेंस ऑफ होम्स एंड टेम्पल्स में, उसको कोलम कहते हैं। एंड आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में भी ये चीज़ इंक्लूड की गई है, ठीक है ना, तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी होता है, ना केवल केरला में, लेकिन ये एंट्रेंस के टाइम पर जो बनता है उसको कोलम कहते हैं, ये याद रखना। देन पपेट्री थिएटर्स के कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया गया, जैसे कि आपका चमा दायचा बहुल्य, ओके, चमा दायचा बहुल्य ये आपका महाराष्ट्र में है, चमा दायचा बहुल्य। देन टोलू बोम्बलत्ता आंध्र प्रदेश में एंड तमिलनाडु में, ओके, तोलू बोम्बालत्ता आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। देन तुंगालू गोम्बायत्ता कर्नाटका में, टोगालू गोम्बायत्ता कर्नाटका में। देन तोलपावा कूथू केरला में, तोलपावा कूथू केरला में, वैसे मैंने जब पपेट्री पढ़ाई थी आपको तो मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी, तोलपावा कूथू केरला में। देन रावण छाया आपका उड़ीसा, रावण छाया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में है रावण छाया, ये उड़ीसा का है, ठीक है ना। तोलू बोम्बालत्ता आपका आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में, तोगालू गोम्बायत्ता आपका कर्नाटका में, तोलपावा कूथू आपका केरला में और रावण छाया आपका उड़ीसा में। तो ये काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम थी, इसको याद रखना का, पचोटी, पाटन, पटोला, खोर, किन्नर कंठगीत, कलरी पयत्तू, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो याद रखिएगा। 5 अलग अलग जो फीचर्स होते हैं आपका, ये मैंने बताया कि ओरल ट्रेडिशन इंक्लूड होता है, देन इसके बाद ओरल ट्रेडिशन हो गया, उसके बाद परफॉर्मिंग आर्ट, सोशल प्रैक्टिस, नॉलेज एंड प्रैक्टिस रिलेटेड टू नेचर एंड ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। तो दिस वाज द न्यूज़ आइटम फ्रॉम यस्टरडेज न्यूज़पेपर, जो कि मिस कर गए थे, लेकिन उसको आज हमने इंक्लूड कर लिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब मूव करते हैं कि करके आज के न्यूज़ आइटम से। पहली जो न्यूज़ है वो है ई कॉमर्स फर्म्स कांट सप्लाई नॉन एसेंशियल गुड्स सेज गवर्नमेंट। अब कल जो अभी आज से क्या हो रहा है, 20 तारीख से थोड़ा बहुत जो लॉकडाउन है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, मतलब कि थोड़ा लॉकडाउन में कमी बरती जाएगी। तो अब कुछ प्रैक्टिसेस शुरू कर दी जाएंगी, तो उसमें काफ़ी लोगों को ये क्लैरिटी नहीं थी कि ई कॉमर्स जो साइट्स हैं जैसे कि अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये क्या नॉन एसेंशियल आइटम्स को भी कर पाएंगी क्या, वो मतलब क्या वो जैसे डिलीवरी कर रहे हैं तो नॉन एसेंशियल एसेंशियल दोनों कर पाएंगे क्या, केवल एसेंशियल की कर पाएंगे। तो अब ये कल तक क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन आज इस चीज़ पे क्लैरिटी ला दी गई है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि जो ई कॉमर्स साइट्स हैं वो केवल और केवल एसेंशियल आइटम्स की ही डिलीवरी कर पाएंगे, ना कि नॉन एसेंशियल आइटम्स की। तो ये बिल्कुल फ्रेश गाइडलाइंस है, देखो लिखा हुआ है, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इशूड गाइडलाइंस ऑन April 15 दैट स्टेट्स विल डिसाइड द एडिशनल पब्लिक एक्टिविटीज टू बी अलाउड फ्रॉम April 20 नॉन हॉटस्पॉट जोन्स एंड रूरल एरियाज, ठीक है ना। The guidelines mentioned e-commerce firms, but they did not specify the products other than essential items to be sold online. तो पहले क्या था, ये क्लैरिटी नहीं थी बेसिकली कि क्या नॉन एसेंशियल को सेल कर सकते हैं क्या नहीं, केवल उन्होंने एसेंशियल आइटम्स की लिस्ट दी थी। तो अब जो है MHA ने ये क्लैरिफाई किया है कि जो नॉन एसेंशियल गुड्स हैं उनकी जो डिलीवरी है वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड रहेगी, ठीक है ना, वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड रहेगी। एंड स्टेट्स विल हैव टू अडहेयर टू द गाइडलाइंस इशूड अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इन्वोक्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अभी फॉर द फर्स्ट टाइम है कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को इन्वोक किया गया है एंड उसको फॉलो करने के लिए स्टेट्स को कहा गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम था, इसको भी आप याद रखिएगा। कुछ ऐसी चीज़ ऑर्डर मत करने लगना जो चीज़ आ ना सके, जो चीज़ इंपॉर्टेंट ना हो, है ना, तो याद रखिएगा।
अगली जो न्यूज़ है वो आपको दिख रही होगी, स्पेयर मंकीज द वायरस सेज बायोलॉजिस्ट। तो बायोलॉजिस्ट ने कहा है बेसिकली अब क्या हुआ है कि ये बोल रहे हैं कि फीड जो आप करते हो मंकीज़ को या प्राइमेट्स को फीड करते हो तो बहुत सारे एविडेंसेस ऐसे हैं कि जो वायरसेस रहे हैं कई बार वो ह्यूमन से प्राइमेट्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं, जो कई बड़े बड़े सेंटर जैसे सलीम अली जो सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी नेचुरल हिस्ट्री है वहाँ सेकॉन जिसको बोलते हैं, तो उनका ये कहना है वहाँ के साइंटिस्टों का कि आप अगर इस तरीके से चीज़ें करते हो, उनको फीड करते हो, इस तरह से खाना फीड करते हो, तो हो सकता है जो SARS-CoV-2 वायरस है वो क्या हो जाए, वो म्यूटेट कर जाए, म्यूटेट करने की और ज़्यादा इवॉल्व हो जाए। अब ऐसा होगा तो वो और ज़्यादा इफेक्ट करेगा, इन प्राइमेट्स को भी इफेक्ट करेगा और बाकी के एनिमल्स को भी इम्पैक्ट करेगा। तो ये जो फीडिंग एक्टिविटीज़ को बंद करने के लिए कहा गया है। अब बेसिकली यहाँ पे एक आध दो इंस्टीट्यूट्स के नाम थे, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, यहाँ पे इन्होंने लॉयन टेल्ड मैकाक के बारे में बताया। तो लॉयन टेल्ड मैकाक जो है काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है प्राइमेट्स का और ह्यूमंस का, जो काफ़ी ज़्यादा रिलेशन रहा है और इंडेंजर्ड भी रहा है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉयन टेल्ड मैकाक हमारे बारे में, हमारे लिए यूपीएससी में पूछा भी गया है। तो एक बार मैं एक एक करके आपको इसके बारे में चीज़ें बताता हूँ। तो लॉयन टेल्ड मैकाक का जो IUCN रेड लिस्ट स्टेटस है वो इंडेंजर्ड है। क्या है? IUCN स्टेटस का इंडेंजर्ड है। देन ये हैबिटेट मतलब कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो मेनली डायरनल बोरियल होते हैं ये, एंड इट प्रेफर्स द अपर कैनोपी ऑफ प्राइमरी ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट की जो अपर कैनोपी होती है वहाँ पे ये रहना पसंद करते हैं, ठीक है ना। इट कैन बी फाउंड इन कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला इन द वेस्टर्न घाट रीजन। तो वेस्टर्न घाट रीजन में कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला में पाए जाते हैं। एंड ये दूसरे मैकैक्स के जैसे नहीं होते, ये थोड़ा उनसे अलग होते हैं। दे अवॉइड ह्यूमंस, ये ह्यूमंस को अवॉइड करने का काम करते हैं। अब थ्रेट क्या है इनको? हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन। सबसे बड़ा जो थ्रेट है इनको वो है हैबिटेट लॉस का एंड डिग्रेडेशन का। एंड ये जो डिग्रेडेशन हुआ है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, लॉगिंग, कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इनटू फार्म लैंड। लॉगिंग लीड्स टू स्कैर्सिटी ऑफ द फ्रूट्स ऑन विच द मंकीज फीड। बेसिकली जो लॉगिंग और ये सारी चीज़ें होती हैं जब, तो इनसे वो फ्रूट्स कम हो जाते हैं जिन पे ये फीड करते हैं, ठीक है ना। इस कारण से भी इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। देन हंटिंग इज़ वन ऑफ द रीज़न। हंटिंग एक बहुत बड़ा कारण है। हंटिंग फॉर फूड एंड मेडिसिनल यूजेस, ये लॉन टेल्ड मैकाक का हंटिंग किया जाता है। देन पेट ट्रेड की तरह इसको यूज़ किया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इनके कम होने का। देन कंजर्वेशन एफर्ट्स अगर देखा जाए तो क्या है, तो कि अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स, मतलब कि जो कन्वेंशन है और जो मतलब ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उसके कन्वेंशन में अपेंडिक्स 1 में है, मतलब कि इसका बिल्कुल ट्रेड प्रोहिबिटेड है। अपेंडिक्स 1 में रहने का मतलब कि बिल्कुल ट्रेड प्रोहिबिटेड है, तो उसके अपेंडिक्स 1 में है। हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 पार्ट 1 में इंक्लूडेड है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 पार्ट 1 में इंक्लूडेड है। देन प्रोटेक्टेड एरियाज़ की अगर हम बात करें तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ में कौन कौन सी जगह है, तो कुद्रेमुख नेशनल पार्क आपका कर्नाटका में है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क कर्नाटका में। देन पेरियार नेशनल पार्क केरला में है, वहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया है। देन साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में है। देन शेंदुर्नी सेंचुरी आपकी केरला में है। इंदिरा गांधी सेंचुरी तमिलनाडु में, कलक्कड़ सेंचुरी तमिलनाडु में। तो ये लोकेशंस भी याद रखिएगा, कुद्रेमुख नेशनल पार्क कर्नाटका, पेरियार नेशनल पार्क केरला, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला, शेंदुर्नी सेंचुरी केरला, इंदिरा गांधी सेंचुरी तमिलनाडु, कलक्कड़ सेंचुरी तमिलनाडु। तो ये सारी सेंचुरीज और लोकेशंस याद रखिएगा जो मैंने बताई। ये कुछ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका एग्जाम में क्या पूछेगा कोई नहीं जानता, लेकिन ये सारी चीज़ अगर आप जानते रहोगे तो आप ज़रूर कुछ अच्छा करोगे, है ना। मीरठ हॉस्पिटल्स एड किक्स अप अ रो, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मीरठ की आज ज़्यादा कुछ न्यूज़ आइटम्स थे, है ना, तो वो भी हमने देखा कि वहाँ के लोग भी समझ नहीं आ रहे, कुछ भी कर रहे हैं। एक और न्यूज़ आएगी आज, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स। एडिटोरियल में आते हैं, अ शॉट ऑफ होप विद अ गेम चेंजिंग वैक्सीन। अब यहाँ पे गेम चेंजिंग वैक्सीन का नाम लिखा गया है जिसका नाम है सोशल वैक्सीन। अब ऑथर ने जो टर्म यूज़ किया उसको सोशल वैक्सीन टर्म यूज़ किया है। सो व्हाट इज अ सोशल वैक्सीन? अ सोशल वैक्सीन इज अ मेटाफर फॉर सीरीज ऑफ सोशल एंड बिहेवियरल मेजर्स। क्या होता है, जब कोई इस तरह का पैंडेमिक आया, ये पैंडेमिक जब आया तो अब देखो, जब तक वो एक्चुअल वैक्सीन बनेगी तब तक के लिए क्या आप इससे लड़ाई नहीं करोगे, आप बिल्कुल इससे लड़ाई करोगे। अब आप किस तरीके से लड़ाई करोगे? आप अपने एक वैक्सीन से लड़ाई करोगे जिसको हम सोशल वैक्सीन बोलते हैं। आंसर राइटिंग में ये चीज़ें बहुत मैटर करती है, ये सारी चीज़ें आंसर राइटिंग में ऐसी चीज़ें लिखनी चाहिए। तो सोशल वैक्सीन जो है वो उसी का यूज़ किया जा रहा है कि एक ऐसा मतलब कि सेट ऑफ सोशल एंड बिहेवियरल मेजर्स, सेट ऑफ सोशल एंड बिहेवियरल मेजर्स जो कि उस जो इंसिडेंट है, जो पैंडेमिक है, उसको रोकने में मदद करे। अब जैसे सोशल वैक्सीन यहाँ पे क्या हो सकती है, यहाँ पे हो सकता
सकता है पब्लिक कॉन्शियसनेस की अनहेल्दी सिचुएशन से कैसे बचो। देन सोशल मोबिलाइजेशन से आप एम्पावर कर सकते हो पॉपुलेशन को टू रेजिस्ट अनहेल्दी प्रैक्टिसेस, टू इंक्रीज रेजिलियंस, अपना रेजिलियंस इंक्रीज करने के लिए मोटिवेट कर सकते हो पब्लिक को। देन चेंज के लिए उनको एडवोकेट कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें कर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रही है, बात करें कि आप 6 फीट का डिस्टेंस बना करके रखो और मतलब कि लॉकडाउन में रहो, अंदर रहो, ये सारे सोशल मेजर्स ही हैं जिनको कि इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना। तो बेसिकली व्हाट दीज सोशल वैक्सीन्स डू, दे प्रमोट हेल्थ इक्विटी एंड दे रिड्यूस वल्नरेबिलिटी टू डिसीजेस। तो इस तरीके की जब आप सोशल एंड बिहेवियरल चेंजेस करते हो तो ये हेल्थ इक्विटी को तो बढ़ावा देता है एंड वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करता है। अ सोशल वैक्सीन एड्रेसेस बैरियर्स एंड फैसिलिटेटर्स ऑफ बिहेवियरल चेंज वेदर एटीट्यूडिनल, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक एंड सप्लीमेंट्स इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो आईईसी यानी कि सोशल वैक्सीन जो है वो आईईसी को प्रमोट करती है, यानी कि इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन को प्रमोट करती है, ठीक है ना। और ये क्या करती है, टारगेटेड सोशल एंड बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज, यानी एसबीसीसी क्या है, टारगेटेड सोशल एंड बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, इसको प्रमोट करती है। तो इंफॉर्मेशन को, एजुकेशन को, कम्युनिकेशन को बढ़ावा देती है ताकि जो आपके अंदर बिहेवियर में प्रॉब्लम्स, चाहे वो एटीट्यूडिनल प्रॉब्लम हो, सोशल प्रॉब्लम हो, कल्चरल प्रॉब्लम हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, इन सबको चेंज करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए ये आपका सोशल वैक्सीन होता है। अब कुछ एक केस स्टडी भी दिया होता है, जैसे कि युगांडा और थाईलैंड का एग्जांपल दिया, जहां पे HIV एड्स पैंडेमिक बना। HIV एड्स क्या हुआ, ये हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो ट्रीटमेंट है, हार्ट जिसको बोलते हैं, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, ये तो बाद में आया, 1995 में इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन क्या 1995 तक इससे लड़ा नहीं जाता था एड्स से आई को? तो ये ऑथर का कहना है कि युगांडा, थाईलैंड में 1985 में ही पैंडेमिक बन गया था HIV एड्स। 1985 में वर्ल्ड में पैंडेमिक बन गया था HIV एड्स, लेकिन 1995 में ही आपका जो हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट जो है, जो रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट है आपका एड्स का, वो 95 में आया। तो वो 10 साल तक कैसे लड़े, 10 साल तक वो पैंडेमिक से बेसिकली HIV एड्स डिटेक्ट हुआ था 1981 में। ये भी याद रखना कि HIV एड्स जो डिटेक्ट हुआ था वो 1981 में डिटेक्ट हुआ था और पैंडेमिक बन गया था 1985 तक। 1985 तक वो पैंडेमिक बन गया था। तो बिल्कुल सही मैंने बताया कि 1981 में डिटेक्ट हुआ था, 1985 में पैंडेमिक बना था और 1995 में आपका जो हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट था वो बना था। तब तक उससे कैसे लड़ा जा रहा था, तब तक उससे यही इंफॉर्मेशन, ये इस तरीके से जो सोशल मेजर्स थे, जैसे कि आप अपने पार्टनर के साथ 100% लॉयल रहोगे, यूजिंग प्रोटेक्टिव कॉन्डम्स एंड ऑल ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्सेस, ये सारी चीज़ें आपने अपने बिहेवियर में इंक्लूड किया ना। देन मैसेज कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, IEC, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो दीज आर द ट्रू टूल्स ऑफ सोशल वैक्सीन। तो यही टूल्स होते हैं सोशल वैक्सीन के, सोशल एंड बिहेवियरल चेंज के लिए, है ना, ठीक है ना। अ सोशल वैक्सीन ऑल्सो रिक्वायर्स पीपल टू होल्ड लीडर्स अकाउंटेबल टू इन्वेस्ट इन। तो अब सोशल वैक्सीन ये भी है कि लोग अपने लीडर्स को अकाउंटेबल ठहराएं फॉर इन्वेस्टिंग इन रैपिडली स्केलिंग अप टेस्टिंग को स्केल अप करने के लिए, मीटिंग द बेसिक एंड इकोनॉमिक नीड्स ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस। तो बेसिक इकोनॉमिक जो वल्नरेबल सेक्शंस के उनको प्रमोट करने के लिए। देन प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल सपोर्ट वेयर नीडेड, साइकोलॉजिकल सपोर्ट जहां चाहिए वो प्रमोट करें। नॉट कम्युनलाइजिंग और पॉलिटिसाइजिंग द पैंडेमिक, उसको पैंडेमिक को पॉलिटिसाइज या कम्युनलाइज ना करें। जैसे ये ना बोले कि किसी एक रिलीजन के कारण पूरा पैंडेमिक फैल रहा है, तो ये बिल्कुल गलत एटीट्यूड है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देन प्रोवाइड एडिक्वेट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स टू द हेल्थ फ्रंट लाइन वर्कर्स, जो है सैनिटेशन की बात करें, ट्रांसपोर्ट के लिए अकाउंटेबल ठहराएं, एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते रहें। सोशल वैक्सीन्स के अंदर ये भी आता है कि अपने लीडर्स को आप अकाउंटेबल ठहराओ। सिर्फ सोशल चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस नहीं है, बल्कि ये पॉलिटिकल चेंजेस भी ज़रूरी हैं कि वो किस तरीके से एसेंशियल आइटम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए क्या कर रहे हैं, किस तरीके से वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे रहे हैं, वल्नरेबल सेक्शंस के लिए क्या किया जा रहा है। देन हाउ आर दे बिल्डिंग द ट्रस्ट इन इन्वायरमेंट, कैसे कर रहे हैं और अपने से क्या वो मिटिगेट करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। फंडिंग किस तरीके से रीपर्पस कर रहे हैं, किस तरीके से रिकैलिब्रेट कर रहे हैं सारी चीज़ें कि कहाँ पर ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए, हैंड सैनिटाइजर्स में, इक्विपमेंट्स में, कम्युनिटी ग्रुप्स में, मास्क किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सारी चीज़ें सोशल वैक्सीन के अंदर आते हैं। द कंपोनेंट ऑफ सोशल वैक्सीन शुड बी इन प्लेस बिफोर रिलैक्सिंग और लिफ्टिंग द लॉकडाउन। ऑथर का कहना है कि लॉकडाउन को रिलैक्स या हटाने से पहले आपको ये देखना है कि क्या आपके सोशल वैक्सीन्स की सारी चीज़ें इन इट्स प्लेस है या नहीं है, सारी चीज़ें अपनी जगह पे पहुंच गई हैं या नहीं पहुंच गई। सो दिस वाज द थिंग व्हिच वाज मेंशन्ड। इकोनॉमी इन लॉकडाउन, ये आर्टिकल लिखा गया है रिगार्डिंग द स्लो डाउन इन द इकोनॉमी
इकोनॉमी। तो अब बेसिकली है क्या कि IMF ने बहुत सारे अपने प्रोजेक्शंस को रिवाइज किया है। IMF ने इंडिया के प्रोजेक्शन को बहुत ज़्यादा रिवाइज कर दिया, पूरे वर्ल्ड के प्रोजेक्शंस को रिवाइज किया। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो है वहाँ की फाउंडर है, सॉरी इस समय वहाँ की जो चीफ है, जो हेड है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है, याद रखिएगा। उन्होंने अभी रिसेंटली ये चीज़ बोला कि जो ग्लोबल ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा घटने वाली है, ग्लोबल ग्रोथ भी घटने वाली है। इंडिया के लिए अगर प्रोजेक्शंस देखें तो इंडिया के प्रोजेक्शंस तो बहुत ज़्यादा कम कर दिए गए हैं, 5.8 से घटा करके 1.9 पे ला दिए गए हैं इंडिया की ग्रोथ के प्रोजेक्शंस, ठीक है ना। अब ऑथर का ये कहना है कि ये सारी चीज़ें तब होंगी जब ये माना जा रहा है कि सेकेंड हाफ ऑफ 2020 वुड बी फ्री फ्रॉम कोरोना वायरस इम्पैक्ट। तो ये सारी चीज़ें भी तभी पॉसिबल हैं जब हम ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि जो सेकेंड हाफ है 2020 का वो बिल्कुल फ्री फ्रॉम दैट विल बी फ्री फ्रॉम कोरोना वायरस इम्पैक्ट। तो ऑथर का ये कहना। अब ऑथर ने सजेशन ये दिया है कि इंडिया को बहुत सारे प्लान बनाने चाहिए टू एवर्ट द वर्स्ट केस सिनारियो। वर्स्ट केस सिनारियो सोच के चलो और फिर उससे लड़ने के लिए प्लान बनाओ। ऑथर का कहना है कि आप वर्स्ट केस सिनारियो लेके चलो कि ये और ज़्यादा चलता है, मतलब कि सेकेंड हाफ से भी आगे जाता है मान लो, तो फिर आप किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को मोशन में रखोगे, उसके लिए प्लान्स बनाने चाहिए। अब IMF आया था तो मैं एक बार बता देता हूँ। IMF वॉज फॉर्म्ड इन 1944। IMF 1944 से बना था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक IMF दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी जो IMF के बनने के लिए समय थी, तो वो थी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। अब ये कब बना था? ये आपका बना था 27 दिसंबर 1945 में, 27 दिसंबर 1945 में। कौन सी कॉन्फ्रेंस थी पहले 1944 में हुई थी? वो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब अगर अभी जो प्रेजेंटली IMF के मेंबर्स हैं 189 मेंबर कंट्रीज हैं। कितने हैं? 189 मेंबर कंट्रीज हैं, तो ये भी याद रखिएगा। अब दूसरा चीज़ है, इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। तो अभी हमने क्या बताया कि ये 27 दिसंबर 1945 में बना था, और इसके बाद हमने देखा कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो आपके ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस थी जो कि 1944 में हुई थी। इसके अलावा हमने देखा कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC में है, ये भी याद रखिएगा। एंड क्या एक जो क्वेश्चन UPSC पूछ सकता है वो जैसे स्टेटमेंट देखा कि क्या इंडिया फाउंडिंग मेंबर था IMF का, क्योंकि 1944 में हुआ था, 1945 में बना था, तो इंडिया क्या फाउंडिंग मेंबर था? तो यस, इंडिया वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ IMF। तो याद रखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, तो यस, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ IMF। तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर था IMF का, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजें पूछ लेता है। क्यों बना था IMF, ये भी अगर जानना चाहिए कि क्यों बना था, तो ब्रेक डाउन ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आता है, US में काफी ज्यादा 1930s का वो था ग्रेट डिप्रेशन, 1930 में आसपास ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं उसको। मैंने आपको कई बार बताया कि जो स्लो डाउन, जैसे अगर 5 से 6 क्वार्टर में स्लो डाउन हुआ, अगर स्लो डाउन 5 से 6 क्वार्टर्स का हुआ इकोनॉमी में, स्लो डाउन अगर देखने को मिला 5 से 6 क्वार्टर, तो उसको बोलते हैं रिसेशन। उसको क्या बोलते हैं? रिसेशन। अब अगर ये रिसेशन प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन हो जाए, प्रोलॉन्ग्ड मतलब कि एक डिकेड चल जाए, 10 साल तक ये रिसेशन चलता रहे, तो उसको डिप्रेशन बोलते हैं। याद रखिएगा, प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन इज नोन एज डिप्रेशन। तो 1930s में जब हो रहा था ना उसे ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है, काफी डिकेड भर चल गया था वो, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा कि डिप्रेशन और रिसेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो उनसे लड़ने के लिए बेसिकली उस समय ग्लोबल कोऑपरेशन, जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन था, बिल्कुल टूट गया था। तब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को इनिशिएट किया गया था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 में। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? मेन ऑब्जेक्टिव है टू इंप्रूव एंड प्रमोट ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन इन द वर्ल्ड, टू सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय एलिमिनेटिंग और मिनिमाइजिंग द एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, to facilitate a balanced international trade। अब देखना यहाँ पे टू फैसिलिटेट अ बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड भी इसका एक वो है। ऐसा नहीं कि अगर ये आ जाए ऑब्जेक्टिव में तो ये मत कर देना कि ये तो WTO का होगा, ये इसका नहीं होगा, इसका भी यही है, इसका है मतलब प्रमोटिंग हाई इंप्लॉयमेंट थ्रू इकोनॉमिक असिस्टेंस, देन रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड। तो पॉवर्टी को भी रिड्यूस करना इसका एक एम है। तो ये भी आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी, बेसिक्स आपको IMF के भी बता दिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनको हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे गोवा इज द फर्स्ट टू टर्न वायरस फ्री। गोवा हैज़ बिकेम द फर्स्ट जीरो कोविड-19 स्टेट। अभी अगर आप देखो तो जीरो कोविड-19 स्टेट में गोवा आ चुका है, ठीक है ना। अब कब तक रहता है ये देखने वाली बात है, बट अभी ये गोवा इज द फर्स्ट स्टेट टू बी हैव जीरो कोविड-19 केसेस। कोई भी कोविड-19 केस नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे इस्लामोफोबिया इज राइजिंग इन इंडिया। OIC का ये कहना है कि इस्लामोफोबिया इज राइजिंग इन इंडिया। तो अब आपको न्यूज़ तो समझ में आ गई है
OIC के बारे में बता देता हूँ। OIC इज बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। OIC इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1969 में बनी थी। 57 मेंबर स्टेट्स हैं। कब बनी थी? 1969 में बनी थी। 57 मेंबर स्टेट्स है। सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल आपका ऑर्गेनाइजेशन है UN के बाद। ऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स दैट द कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड एंड वर्क्स फॉर सेफगार्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट of the Muslim world in the spirit of promoting international peace and harmony. OIC has permanent delegation to the United Nations and European Union. OIC का permanent delegation जाता है United Nations और European Union में. It has a permanent secretariat in Jeddah, Saudi Arabia. तो जद्दा सऊदी अरेबिया में इसका permanent secretariat भी है. Like नाम OIC is toothless tiger when it comes to dealing with squabble among member state. तो अगर कोई member state में झगड़ा झपड़ हो जाए तो ये बिल्कुल toothless है, कोई ऐसा इसके पास वो नहीं है. इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो जद्दा में है, 57 मेंबर है. सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर यूनाइटेड नेशंस. तो इसको भी आप याद रख सकते हैं. दीज आर द फैक्ट्स विच आर रिलेटेड टू OIC. आपको समझ में आ गया होगा. आगे मूव करते हैं. कोई न्यूज़ आइटम है अगर देख लेते हैं, वैसे है नहीं. ओके एंड so that is it for the day, friends. I hope, yes, that is it for the day. Okay, so that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like, share and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.